नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज तारीख हो जाता है 31 मई 2025। हम लोग 31 मई 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उस सभी पर बातचीत करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप यहां से अपनी सुविधा के अनुसार से पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। और क्या है पहला क्वेश्चन वो सब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों को, आप लोगों को मालूम है कि दिवस से देते हैं, जब भी इंपॉर्टेंट दिवस रहता है तो वहां से आप लोगों को देते हैं क्वेश्चन। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस एक मनाया गया है हाल ही में। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है कब मनाया गया है, तो यह 30 मई को मनाया गया है। ठीक है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं आइए इस पर बातचीत कर लेते हैं। तो 30 मई जो है भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के लिए खास तारीख है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है देश में हिंदी भाषा, आप लोग यदि पढ़े होंगे तो हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड का नाम आप लोग पढ़ेंगे। उदंत मार्तंड जो है आपको पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र जो है हिंदी में 1826 ईस्वी में प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होती है? तो 1826 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इसीलिए इस तारीख को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे बात को। और इसके यदि संपादक पूछा जाता है, यदि आप लोग जीएस से देखते हैं तो इसके संपादक भी पूछा जाता है। तो संपादक हम लोग देख लेते हैं कि इसके संपादक कौन थे। तो इसके जो संपादक हैं उदंत मार्तंड के जुगल किशोर थे। कौन थे? तो जुगल किशोर थे। और यह समाचार पत्र जो है कहां से प्रकाशित होती है, तो उस वक्त नाम हुआ करता था कलकत्ता। अब जो है कोलकाता हम लोग पढ़ते हैं, तो उस वक्त कलकत्ता हुआ करता था। यह कलकत्ता से समाचार पत्र प्रकाशित होती है। और यह साप्ताहिक तौर पर जो है इसको शुरू किया गया था। और इसके प्रकाशक कह सकते हैं, इसके संपादक आपको बता ही चुके कौन है। तो इसके प्रकाशक है और संपादक दोनों है कौन? जुगल किशोर हैं। तो याद रहेगा, उम्मीद है कि याद रहेगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह 30 मई को मनाया जाता है। चले हम लोग आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है किस संस्था ने, यह आपको जो है क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। किस संस्था ने जो है भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है? ठीक है, जीन संपादित भेड़ विकसित किया गया है। तो किस विश्वविद्यालय के द्वारा? तो कश्मीर विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर ने जो है यहां पर देख लेते हैं। तो CRISPR जो Cas9 तकनीक का उपयोग करके जो है भारत की पहली, आप लोगों को याद रखना है कि भारत की पहली क्या है, जीन संपादित भेड़ विकसित किया गया है। आप लोग ये पढ़े भी होंगे कि पहला क्लोन जो विकसित किया गया था कौन से जानवर? तो भेड़ ही था। उसका क्या नाम था? आप लोग जीएस में पढ़ते होंगे डॉली के नाम से। तो पहला डॉली ही हुआ करता था, जो कि आपको भेड़ ही है डॉली, है ना। तो वो पहला क्लोन था। तो यहाँ पर जो है जीन के बारे में बात है कि भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की गई है। तो किस विश्वविद्यालय के द्वारा? तो आपको कश्मीर विश्वविद्यालय के द्वारा। और यह क्या होती है? तो जीन, आइए नाम है ना यहाँ पर कि जीन संपादित। तो जीन संपादित से क्या होगी, तो आइए एक लाइन देख लेते हैं। तो जीन संपादन एक क्या है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है। क्या है? यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी है, जिसकी सहायता से वैज्ञानिक जो है किसी जीव के डीएनए, और डीएनए क्या होती है? आनुवंशिक पदार्थ होती है। तो किसी जीव के डीएनए में सटीक, लक्षित एवं नियंत्रित बदलाव किया जा सकता है। आप लोगों को वैसे बायोलॉजी में भी मैंने बताया है, क्या बताया है कि यहाँ पर जो डीएनए में है, डीएनए में हम लोग बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मानव के डीएनए में बदलाव नहीं किया जाता है। अभी वर्तमान के दौर में देखते हैं तो मानव के डीएनए में छेड़छाड़ नहीं किया। जीन में, जीन यहाँ पर डीएनए पर क्या होती है? जीन होती है। तो जीन इसकी जो इकाई होती है जीन होती है। तो जीन में क्या किया जा सकता है? इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। किसमें? जानवरों में, लेकिन मानव वाले में नहीं किया जा सकता। इसलिए कि इसमें क्या हो जाएगा, जो प्रकृति के द्वारा जो मानव है उसमें यदि छेड़छाड़ करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यदि किसी को बीमारी है, कोई खास करके कोई जीन में क्या है बीमारी है, तो उसको सुधार किया जा सकता है। ठीक है, विशेष जानकारी आप लोगों को पढ़ाया क्या होगा बायोलॉजी में, यहां पर देखते हैं। तो यही क्या है, जीन आपको देखते हैं जो है इसका अध्ययन किया गया। किसका अध्ययन खास करके कर सकते हैं? ये भेड़ है, तो आप लोग आपको दिखाई पड़ेगा ये भेड़। तो ध्यान रखना है कि भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित किया गया है कश्मीर विश्वविद्यालय के द्वारा। याद रहेगा, उम्मीद है कि याद रहना चाहिए। चलते हम लोग आगे बात करते हैं। दक्षिण कोरिया के गुमी में
एक दक्षिण कोरिया का क्षेत्र का नाम है गुमी, और यहाँ पर जो है एक खेल का आयोजन किया जा रहा है। कौन सा? तो 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो याद रखना है, इस तरफ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के कौन से शहर में? गुमी में किया गया। और यह जो है इस बार जो 26वां, ये आपको क्रम भी याद रखना है कि कौन सा क्रम है, तो 26वां क्रम है। यहां पर आइए कौन सा प्रश्न बन रहा है तो वो देख लेते हैं। तो 26वां जो आपको एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसमें अविनाश सावले ने किस स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक ध्यान रखना है कि किसके द्वारा जीता गया है? अविनाश सावले के द्वारा जीता गया है। और ये किस स्पर्धा में? तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में। किसमें? 3000 मीटर के स्टीपल चेज में। आइए बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अविनाश सावले ने जो है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जो है स्वर्ण पदक जीता है। और अविनाश की बात करते हैं तो अविनाश जो है 36 साल बाद टूर्नामेंट में जो है भारत के द्वारा जो कह सकते हैं कि 36 साल बाद ये 3000 मीटर स्टीपल चेस में जो है सोना दिलाते हैं, मतलब कि गोल्ड मेडल ये जीतते हैं। और पहले भारतीय हैं कि जो कि कह सकते हैं कि 3000 मीटर में गोल्ड दिलाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। यदि इससे बात करते हैं कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस किस ने पदक जीता है इससे पहले, ठीक है, तो इससे पहले यदि बात करते हैं तो अविनाश सावले से पहले, तो अविनाश सावले से पहले जो है एशियाई चैंपियनशिप की इस स्पर्धा में जो है दीना राम, क्या नाम है? दीना राम ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। और ये कब जीते थे? तो 1989 में जीते थे। तो समझ सकते हैं कि 1989 से लेकर अभी वर्तमान दौर में अभी तक में कोई नहीं जीत पाए थे। तो 1989 में पुरुष स्टीपल चेज में जो है स्वर्ण पदक जीतने में ये कामयाब हुए थे। यदि बात करते हैं कि पहले कौन थे, ऐसे पहले खिलाड़ी कौन थे जिसने कि स्टीपल में जो है एशियाई एथलेट, ये जो बात कर रहे हैं कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्टीपल चेज में जो है किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये थे हरवल सिंह थे, जो कि प्रथम कह सकते हैं कि भारतीय एथलीट थे जिन्होंने 1975 ईस्वी में स्टीपल चेज में जो है भारत को स्वर्ण पदक जिताए थे। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण कोरिया में ये खेल आयोजन किया जा रहा है गुमी में, और 26वां एशियाई एथलेटिक्स है। और यहाँ पर जो है किसके द्वारा? अविनाश सावले के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो स्टीपल चेज में जो है आपको जीता गया है स्वर्ण पदक जीता गया है। याद रहेगा। यहीं से एक अगला प्रश्न है, इसी जगह से हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न भी इसी जगह से है। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 26वीं, वही सेम नाम रहेगा कि 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर, इस बार जो है 100 मीटर वाला है, 100 मीटर बाधा है, तो 100 मीटर बाधा दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। तो किसके द्वारा? ज्योति याराजी के द्वारा। क्या नाम है इस बार? 100 मीटर वाला में ज्योति याराजी नाम है, तो ध्यान रखना है ज्योति याराजी का भी। तो भारतीय महिला एथलीट ज्योति याराजी जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने में ये क्या होती है? कामयाब होती है। और ये जो है रिकॉर्ड बनाती है 12.96 सेकंड। 100 मीटर का जो दौड़ ये दौड़ते हैं कितने में? तो 12.96 सेकंड का ये समय लिया है। और इस टूर्नामेंट में जो है अपना लगातार ये क्या है कह सकते हैं दूसरा इसका ये स्वर्ण पदक है। ज्योति जो है इस चैंपियनशिप का ये नया रिकॉर्ड बनाती है, नया रिकॉर्ड यही है 12.96 सेकंड का। इससे पहले यदि बात करते हैं तो कजाकिस्तान की ओल्गा सिसिगिना रहती है। क्या नाम रहता है? ओल्गा सिसिगिना, जो 1998 ईस्वी में चीन की, 1998 में हम कह सकते हैं, और दूसरा नाम लेते हैं तो चीन की सुन या वेई नाम है, जो 2011 में 13.04 सेकंड का समय लिया था। तो ये पिछला रिकॉर्ड है, लेकिन आप लोगों को रिकॉर्ड से मतलब नहीं है, तो सीधा याद रखिएगा भारत के द्वारा जो है आपको भारतीय एथलेटिक्स जो 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 100 मीटर का स्पर्धा वाला, तो ये कौन जीतती है? तो ज्योति याराजी के द्वारा। तो याद रहेगा, उम्मीद है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है ज्योति याराजी, जो जीतती है कितने मीटर में? 100 मीटर ये बाधा दौड़ में। तो 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन जीत रही है? ज्योति याराजी के द्वारा जीता जा रहा है। कौन सा पदक? तो ये भी स्वर्ण पदक जीत रही है। जबकि 3000 मीटर स्टीपल चेस में जो कौन जीतते हैं? तो अविनाश सावले जीतते हैं, वो भी स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आप लोगों को सभी को याद रखना है कि कौन सा स्पर्धा में कौन सा, ये आप लोगों को, यदि आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बाधा दौड़ होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो तब उस वक्त बताया जाएगा। वैसे आप लोगों को उम्मीद है कि ये सब खेल आप लोग जानते होंगे। बाधा दौड़ में क्या होती है, बीच बीच में रनिंग में क्या होती है, आप लोगों को बीच बीच में कुछ कुछ दूरी पर कूदना होता है, और कुछ कुछ जो है आपको बैरियर लगी होती है। जबकि आपको बता दें कि ये जो स्टेपल चेज होती है, एक बार बता ही देते हैं, ये जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कौन सा खेल दिखाई पड़ रहा है आपको? स्टेपल चेज दिखाई पड़ रहा है, ये क्या होती है? तो आप ऐसा खेल देखे होंगे जो कि मान के चलिए कि बीच बीच में बाधा दौड़ रहती है, कुछ दूरी तक दौड़ना होता है, बीच में फिर पानी आ जाता है, फिर कुछ दूर तक रहता है, कुछ आपको एक
क्या सकते हैं संकीर्ण रास्ता रहता है उसमें दौड़ना पड़ता है, कुछ रहता है कूद कूद के आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ आपको लटक लटक के क्या होता है आगे जाना पड़ता है। तो इस प्रकार का दौड़ होता है। तो इस प्रकार का दौड़ जो है इसमें कौन जीतता है, तो स्टेपलचेज। इसमें भी बाधा रहता है लेकिन इसमें जो है अलग अलग प्रकार का बाधा रहता है, कहीं पर पानी रहेगा, कहीं पर आपको क्या कहते हैं कुछ आपको चलता हुआ दिखाई पड़ता होगा। इस प्रकार का आप खेल देखे होंगे अपने आसपास में, तो इस प्रकार का जो आपको दिखाई पड़ता है ये स्टेपलचेज उसी को बोलते हैं, वही दौड़ है ये। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हम लोगों को क्या है, और ये प्रश्न जो आप लोगों को हेडिंग लाइन में देखे होंगे कि यही प्रश्न है हेडिंग लाइन में। और 2 जून, तो आने वाले 2 जून 2025 को जो है हिताची इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हिताची इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एन वेणु को नियुक्त किया गया है। एन वेणु अभी देखते हैं, तो अभी जो है ये कार्यकारी के तौर पर ये अभी वर्तमान में यही काम कर रहे हैं। तो एन वेणु जो है 2 जून 2025 से क्या हो जाएंगे, हिताची इंडिया के नया प्रबंध निदेशक, इनको नियुक्त कर दिया गया है। वे भारत कौशल, ये भारत नहीं होगा भरत कौशल होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भरत कौशल, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है। ये भरत कौशल की जगह क्या लेंगे, स्थानीय ग्रहण करेंगे। और 1 अप्रैल 2025 से जो है कह सकते हैं कि हिताची इंडिया के ये कार्यकारी अध्यक्ष यही हैं, ठीक है। तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में एन वेणु है, और इन्हीं को कह सकते हैं एक तरह से पूर्णतः एक तरह से इनका प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। तो एन वेणु जो है वर्तमान में हिताची कह सकते हैं कि हिताची जो आपको दिखाई पड़ रहा है हिताची इंडिया, तो हिताची एनर्जी इंडिया के क्या है एमडी और सीईओ तथा दक्षिण एशिया के क्या है क्षेत्र के प्रमुख के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है किनका नाम, तो हिताची इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कौन बने हैं, तो आपको एन वेणु बने हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है, एन वेणु बने हैं। तो आप लोगों को कभी कभी इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है होगा कि मान के चलिए किसके प्रबंध निदेशक कौन है, किसके प्रबंध निदेशक कौन है। तो आप लोगों को जब भी प्रबंध निदेशक कोई नया बन रहे हैं तो वो आप लोग करंट अफेयर्स में करवा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का प्रश्न नोट कर रहे होंगे आप लोग आगामी परीक्षा को देखते हुए। आइए हम लोग बात करते हैं, ये पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, या कृषि से कह सकते हैं कि कृषि या पर्यावरण आप कुछ भी जोड़ सकते हैं दोनों जगह से। तो धान के बीज, यह भी प्रश्न आप लोगों को मिलता है, धान के बीज बोने से जुड़ा नज ताड़ी, और ये महोत्सव है, चलिए ये तो संस्कृति से संबंधित आ गया। तो धान के बीज बोने से जुड़ा नस्ताडी महोत्सव जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये महोत्सव है, कौन सा महोत्सव है, नस्ताडी महोत्सव। तो नस्ताडी महोत्सव जो है कहां पर, तो आपको जो है ये केरल राज्य में। तो और केरल राज्य में ये कब मनाया जाता है, तो नस्ताडी उत्सव जो है आपको पौधों लगाने का ये उत्सव भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पौधे लगाने का उत्सव भी कहा जाता है, और ये केरल में मनाया जाता है। और नस्ताडी जो है शब्द जो है मलयालम कैलेंडर नस्तुवेला से, क्या चीज, नस्तुवेला से ये लिया गया है, जो चावल के बीज बोने के लिए एक शुभ अवधि को दर्शाता है। यह त्योहार जो है कृषि महोत्सव, त्योहार एक ही त्योहार होगा, ठीक है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये त्योहार कृषि महोत्सव को सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के साथ जोड़ता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य रहता है, प्रदर्शन रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये केरल का क्या है, ये महोत्सव है। तो यहाँ पर आप लोगों को वहां के जो क्षेत्रीय होता है ये क्षेत्रीय पर्व है। और नस्ताडू महोत्सव, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि नस्ताडी महोत्सव किस राज्य में ये उत्सव मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है। और ये किस फसल से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है आपको धान का फसल देखे ही होंगे, तो धान की ये फसल से नस्ताडी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं बात को। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है। तो आपको जो है इसका महोत्सव का आयोजन जो है कहां पर किया गया है, तो देहरादून में किया गया है। याद रहेगा कहां पर, तो देहरादून में, देहरादून स्थित CSIR, ठीक है, क्या नाम है, CSIR, ठीक है, CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में जो है 29 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का क्या किया जाता है, 2025 का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो भारत में बौद्धिक संपदा के प्रति क्या करना है, जागरूकता को बढ़ावा देना है। और यह कार्यक्रम जो है आजादी अमृत महोत्सव पहल का क्या है, एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो आजादी अमृत महोत्सव का ये क्या है, एक पहल का ये हिस्सा है। और इसे पहली बार यदि बात करते हैं तो इसे पहली बार जो है जुलाई 2023 में शुरू किया गया था। तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव जो है 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो 2025 वाला आयोजन जो है आपको देहरादून में किया गया है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, नवीनतम, क्या नाम है कि नवीनतम कैबिनेट अनुमोदन के अनुसार से 2025-26 के लिए जो है कितनी खरीफ फसलों को एमएसपी में जो है बढ़ोतरी मिली है।
तो एमएसपी में जो है जो किसान वर्ग होंगे वो आप लोग उन लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट है उन लोगों को तो जानकारी होनी चाहिए। तो उन लोगों को डायरेक्ट पूछा जाएगा कितना फसल, तो ये कितना फसल होगा, तो ये आपको 14 फसल होगा। तो एमएसपी आप लोग समझते होंगे क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और तो यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो है 2025-26 विपणन, इसको बोलते हैं विपणन मार्केटिंग बोलते हैं, विपणन के लिए जो है आपको 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसी को बोलते हैं एमएसपी बोलते हैं, में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस नीतिगत निर्णय का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ध्यान रखना है, तो उद्देश्य क्या है, किसानों के लिए जो है उचित लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। क्या करना है किसानों के लिए आप लोगों को, तो किसानों को जो है उचित कह सकते हैं कि लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। एक निश्चित मिनिमम प्राइस रहता है तो लोग उससे नीचे दाम नहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा एक फिक्स कर दिया जाता है कि आप इससे नीचे दाम को नहीं ला जा सकता। जब दाम सरकार के द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, तो क्या होगा, व्यक्तियों को, किसानों को जो होता है लाभ मिलता है इससे। तो किसानों की आय को कह सकते हैं कि आय को क्या करना है, दोगुना करने के लिए सरकार का योजना है कि किसानों की आय को क्या करना है, दोगुना करना है। और आप लोग इसमें से आपको दिया हुआ फसल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया हुआ है। 25-26 का ये डाटा दिया हुआ है। धान का मान के चलिए कि धान का सामान्य ग्रेड क्या है और धान का ए ग्रेड का मान के चलिए कि कितना रखा गया है प्रति क्विंटल मिनिमम प्राइस, तो आप लोग ये निकाल सकते हैं। आपको सभी फसल 14 फसल का दिया हुआ है। कुछ फसल यहाँ पर जो डबल लिखा हुआ है, इस दोनों फसल को मिला के एक फसल कहेंगे, तो और आप जो दिखाई पड़ेगा कुछ मिला के आपको 14 फसल है, तो आप अपने अनुसार से देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि खरीफ फसल समर्थन मूल्य 2025-26 में कितने फसल को रखा गया है मिनिमम प्राइस के अंतर्गत में, तो 14 फसलों को, ठीक है। चले आगे, तो हम लोग चलते हैं आगे, और हम लोगों का अगला प्रश्न है विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत कहां से हुई है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान, याद रखना है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत कहां से हुई है, तो यह जो हुई है पुरी से हुई है। पुरी आप लोग जानते होंगे, पुरी कहां पर है, पुरी किस राज्य में, तो ओडिशा में है, ठीक है। तो पुरी सी एक क्षेत्र का नाम है, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है वर्तमान में, शिवराज सिंह है। तो शिवराज सिंह चौहान ने जो है कृषि विज्ञान केंद्र पुरी ओडिशा में जो है, और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है कौन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री तो मोहन चरण मांझी हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है ओडिशा के, तो ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन है, कनक वर्धन सिंह है। और इन लोगों के साथ जो कह सकते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का ये शुभारंभ किए हैं। और 15 दिवसीय अभियान यह जो है कब तक चलने वाला है, तो यह 29 मई से लेकर आपको 12 जून तक चलेगा। कब तक चलने वाला है, यह 29 मई से लेकर आपको 12 जून तक चलेगी, जिसके तहत जो है वैज्ञानिकों की 2170 टीमें जो है गांव-गांव जाकर किसानों से क्या करेगी, सीधा संवाद करेगी। तो किसानों से जाकर सीधा संवाद करने का काम करेगी इसके तहत। और यह जो है कहां से स्टार्ट किया गया है, तो आपको पुरी से स्टार्ट किया गया है। और यहां पर देखते हैं तो हम लोगों के जो वर्तमान में कह सकते हैं कि कृषि मंत्री कौन है, कृषि मंत्री तो आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, शिवराज सिंह है। कौन है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही हम लोग के कृषि वर्तमान में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह। चले हम लोग आगे, चलिए बातचीत हम लोग करते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों का 10वां प्रश्न नंबर है, क्या है, टाटा एयरबस, ठीक है, क्या नाम है, टाटा एयरबस किस भारतीय राज्य में जो है देश की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेगी। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपको निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर असेंबल जो किया जाता है, तो असेंबली लाइन स्थापित करेगी। कहां पर किया जाएगा, तो ये कर्नाटक में किया जाएगा। तो कर्नाटक को जो है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टरों असेंबल लाइन के लिए जो है चुना गया है। और जो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबेस के बीच में क्या है, यह सहयोग है। कोलार जिले के वेगमल में औद्योगिक क्षेत्र में जो है स्थित यह सुविधा जो है एयरबेस में H-125 हेलीकॉप्टरों को असेंबल करने का काम करने वाला है, जिससे भारत क्या होगा, दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जहां पर ऐसी सुविधा होने वाली है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि टाटा एयरबस भारतीय जो है इसका असेंबल का यदि काम करने की बात करते हैं तो असेंबल काम करने कहां होने वाला है, यह कर्नाटक में होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है, तो यहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर्स मात्र 10 मिनट से आप कह सकते हैं कि 10 से 20 मिनट आपको लगेगा पढ़ने में, या यदि आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो कितना मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा प्रतिदिन वाला। तो आसानी से पढ़ ले सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
चलते हैं हम लोग अगले पर बात करते हैं। और हम लोग का यहाँ पर तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो जाता है समाप्त, लेकिन हम लोग आप लोगों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछला वीडियो का प्रश्न है। यदि बात करते हैं पिछले वीडियो का, कल आप लोगों को कोई कह सकता है कि कल वीडियो नहीं आया था, तो कल वीडियो किसी कारण से, तकनीकी खराबी के कारण से नहीं उपलब्ध हो पाया था, लेकिन आप लोगों को जो है पीडीएफ इसके लिए दे दिए हैं। पीडीएफ आपको शुरुआती अवस्था में बता चुके हैं कि कहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप कल का भी पीडीएफ जो है आपको वहां पर डाला गया है, तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ आपको 1 साल का पीडीएफ वहां पर तैयार किया गया था, 1 साल का पीडीएफ आप मिल जाएगा वहां पर आपको। चलिए आइए देख लेते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न क्या था, कल का प्रश्न क्या था। तो हाल ही में भारत के किस राज्य ने जो है 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। तो आपको बता चुके कि 100% रेल विद्युतीकरण किसके द्वारा हासिल किया गया है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों से प्रश्न बन रहा होगा। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रश्न का जवाब दिए हैं, लेकिन जो जवाब नहीं दे रहे हैं, उम्मीद है कि हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जवाब देने की कोशिश करिएगा, तो जिससे क्या होता है कि पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कल बताया था, आइए देख लेते हैं। बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग कहां पर देने की कोशिश कीजिएगा, तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का प्रश्न जितने भी मैंने दिए बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ना, और लाइक भी कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे होगा कि प्रत्येक दिन आप लोगों को करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और प्रत्येक दिन आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगले दिन मिलते हैं। हम लोग जो है अगले दिन करंट अफेयर्स के क्लास में पूर्णतः फिर से मिलेंगे, कल मिलेंगे। ओके बाय बाय।